अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। ये किस तरह का सब्जेक्ट है, इसको डील कैसे करना है और इसकी प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होंगी। तो एंथ्रोपोलॉजी का नाम सुनकर अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये बात किसके बारे में करता है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली जैसे इसका नाम बताता है, एंथ्रोपोस एंड लोगोस दो लफ्ज़ों से बना है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब उसके अंदर हम कल्चर को स्टडी करते हैं, सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। वी एक्चुअली स्टडी ह्यूमन बींग्स विद अ होलिस्टिक विद अ कॉम्प्रहेंसिव पर्सपेक्टिव, जिसमें हम उनके बारे में हर आस्पेक्ट को पढ़ते हैं। अब उस सब के अंदर हम उनकी एवोल्यूशन देखते हैं, इंसानों की एवोल्यूशन भी, जो कि बायोलॉजिकल इन नेचर है या फिज़िकल इन नेचर। फिर हम सोसाइटीज़ की एवोल्यूशन की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम्स की एवोल्यूशन की बात करते हैं, हम इकोनॉमी की एवोल्यूशन की बात करते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें हमारे पास हैं उन सब को हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, एक रिलेटिविस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब जब हम CSS के सिलेबस की बात करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैप्टर्स। जो पहला चैप्टर है CSS के सिलेबस का, that is related to the introduction and historical development of anthropology as the subject। अब हम उसके अंदर जब देखते हैं कि हम एंथ्रोपोलॉजी शुरू कैसे होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है उसकी, या थेरीज की डेवलपमेंट कैसे होती है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि 80% ऑफ द आस्पेक्ट्स को कवर करता है। उसका नाम है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देयर आर 4 मेजर फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उसमें से एक फील्ड है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ही सेकंड चैप्टर है और उसके अंदर से मेजर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास 3-4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे लाजमी क्वेश्चन आते हैं, और उनमें से एक चैप्टर जो है वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का चैप्टर है। ऑफन टाइम्स इसमें से हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो कि मर्ज किए जाते हैं थेरीज के साथ या एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स के साथ। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है, अगर आप इन जनरल आप में से किसी ने किसी का सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है या इन जनरल सोसाइटी को पढ़ा है तो आपको पता होगा सोसाइटी के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इकोनॉमी है, फैमिली है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे रिलेटेड चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे कल्चर क्या होता है, फिर हम फैमिली की और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, किनशिप टर्मिनोलॉजीज़, किनशिप क्या होती है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उसकी एवोल्यूशन क्या होती है, किस तरह से हुई। अब जो भी चैप्टर के अंदर हमारा सब पार्ट है उसमें हमने 3 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ ये है कि हम उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो उसकी एवोल्यूशन कैसे हो रही है। हम एक प्रिमिटिव लेवल से स्टार्ट करके उसको एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल या कॉम्प्लेक्स लेवल तक लेके आते हैं, तो वो हम उसमें वो देखते हैं। इसके बाद उसके फंक्शंस क्या हैं इंपॉर्टेंट, हम उनकी बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं रिलीजन की डेफिनेशन क्या है, हम उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। फिर हम उसके ओरिजिन्स की बात करेंगे, फिर उसकी एवोल्यूशन की बात करेंगे। और उस एवोल्यूशन के अंदर जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें कुछ थेरीज आ जाएंगी। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जेम्स फ्रेजर की थेरीज हैं या एडवर्ड ब्रूनेट टाइलर की थेरीज हैं, वो सब कुछ। इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी है या सोशो कल्चरल चेंज है, वो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत छोटा एरिया कवर करते हैं। जो अगले 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं। जो सेकंड लास्ट चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजिकल थेरीज, बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके आगे हमें नज़र आता है कि उसमें कुछ डिविजन्स हैं। अब आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर डिविजन्स इस तरह से हैं कि पहले कंट्रीब्यूटर्स के नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ, और उसके बाद क्लासिकल थेरीज़ हैं, फिर मॉडर्न थेरीज़ हैं या कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं। तो जो कंट्रीब्यूटर्स के नाम हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसको देखकर अक्सर स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। उसमें आपने ये देखना है कि आपने 2 तरह की चीज़ों में डिवाइड करना है थेरीज़ को। क्लासिकल थेरीज़ हैं और फिर मॉडर्न थेरीज़ हैं। कुछ थेरीज़ जिनके नाम मैं आपको अभी गिनवा देती हूँ वही सिग्निफिकेंट थेरीज़ हैं और वो सारे कंट्रीब्यूटर्स उन्हीं का पार्ट है। हम स्टार्ट करते हैं 19th सेंचुरी एवोल्यूशनिज्म से, जिसके अंदर टाइलर और मॉर्गन आ जाते हैं। फिर हमारे पास हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म आ जाता है, कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल आ जाता है, फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। इस तरह से हमारी ये सारी चीज़ें चलती हैं। और आखिर में जो हमारे पास कुछ रीसेंट ट्रेंड्स हैं वो थोड़े से अलग करने पड़ते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये फाउंडेशनल बेसिस है एंथ्रोपोलॉजी। इससे अगला चैप्टर है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स का।
अब सोशल साइंसेस के अंदर रिसर्च मेथड्स हमेशा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर डिवाइडेड होते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप सिलेबस देखेंगे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको नजर आएगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर है वो ये है कि एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च जो हम करते हैं वो क्वालिटेटिव नेचर की होती है, लेकिन उसका एक बड़ा पेक्यूलियर नाम है जिसको हम एथनोग्राफी कहते हैं। आपने एथनोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से करना है, और रिसर्च के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एथनोग्राफी है। आपने देखना एथनोग्राफी होती क्या है, उसकी की फीचर्स क्या क्या हैं। अब ये वही की फीचर्स हैं जो एंथ्रोपोलॉजी को एक यूनिक सब्जेक्ट भी बनाते हैं। उसके की फीचर्स यानी कि उसको दूसरे सब्जेक्ट से अलग भी बनाते हैं। तो ये आपका एक बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, और ये फिर रिलेट भी करता है आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के साथ। तो एथनोग्राफी के की फीचर्स आपने करने हैं, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, और कैसे ये टूल्स एंड टेक्निक्स एथनोग्राफी के एंथ्रोपोलॉजी को एक यूनिक सब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ, जैसे हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास रैपिड बिल्डिंग है, रिफ्लेक्सिविटी है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो एथनोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ तक आपका हो जाता है सिलेबस कंप्लीट। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और लास्ट 2 चैप्टर्स, थियरीज एंड रिसर्च मेथड्स। अब जब हम ट्रेंड की बात करते हैं या इसको ऑप्ट करने की बात करते हैं CSS के अंदर, तो इसकी ब्रेविटी जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, आप इसको बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपका कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है सोशल इश्यूज से रिलेटेड या इंसानों से रिलेटेड चीज़ों में, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। ये बहुत जल्दी कवर हो जाता है, और इसका जो स्कोरिंग ट्रेंड है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू, कि जिस ग्रुप में ये फॉल करता है, लास्ट ग्रुप में जिसके अंदर हमारे पास सोशियोलॉजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ये उसी ग्रुप में है, और अक्सर निगलेक्ट हो जाता है बिकॉज लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। लेकिन ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है। 70+ बहुत मीडियोकर सी तैयारी के साथ आप इसमें सिक्योर कर सकते हैं। 2016 से लेकर अभी तक जितने भी CSS के पेपर्स आए हैं एंथ्रोपोलॉजी के, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2020 का एक ऐसा पेपर था जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था, जो कि थोड़ा उसकी अप्लाइड तरफ था, अप्लाइड साइड के ऊपर हमें नज़र आता है। तो उसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक बार ही आया और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर था, वरना बाकी इसके जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं वो बहुत जेनेरिक और बहुत ईजी आते हैं, तो इसको करना बहुत आसान है हमारे लिए। तो इसकी ब्रेविटी और इसका अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो एक काफ़ी क्रेडिबल चीज़ आपके लिए है कि आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि आप कौन कौन सी बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा किताबें अवेलेबल नहीं हैं मार्केट के अंदर। तो कुछ किताबें हैं जिनके नाम मैं आपको बता सकती हूँ जो मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एक राइटर है हमारे पास फिलिप कॉटैक, और दूसरी राइटर है हमारे पास बारबरा मिलर। इनकी किताबें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं एक्सेप्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल थेरीज। एंथ्रोपोलॉजिकल थेरीज के लिए आपके पास जो बुक जिसको मैं रिकमेंड करती हूँ वो जॉन मैकगी की किताब है एंथ्रोपोलॉजिकल थेरीज। आप वहाँ से थेरीज को कर सकते हैं। उसको वो एक बहुत बड़ी कॉम्प्रहेंसिव किताब है, सारी की सारी थेरीज को कवर कर सकती है, एंड दैट्स इनफ फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा आप यूट्यूब को कंसल्ट कर सकते हैं, और जो भी छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आते आप उनको समझ सकते हैं बहुत आसानी से उनको गूगल करके। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल।